हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम जो विकास समझ रहे थे, पिछले वीडियो में भी जो विकास हमने समझा उसके कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए। राष्ट्रीय विकास कैसे निर्धारित होता है, तुलना राज्यों की कैसे करते हैं, किस आधार पर, ये हमने जाना था। ठीक है, ये जाना था कि कौन से राज्य जो हैं वो विकसित राज्यों की श्रेणी में आते हैं और क्यों आते हैं। ठीक है, आज हम उसके आगे की कड़ी लेकर चलते हैं। आप ये दो तालिकाएं देख रहे हैं, एक ऊपर है जो मैंने पहले भी बनाई थी पिछले वीडियो में कि राज्य और प्रति व्यक्ति आय। तो हमने देखा था कि हरियाणा सबसे टॉप पर है प्रति व्यक्ति आय में। इसके लोगों की आय जो वार्षिक आय है वो 1,62,034 रुपए है। केरल सेकंड नंबर पे था, इसकी 1,55,516 है। और बिहार सबसे आखिरी में, सबसे नीचे है, 34,168 रुपए मात्र यहाँ प्रति व्यक्ति वार्षिक आय है। ठीक है, तो ये हमने आय समझा। दूसरे जो मैट्रिक्स है, तो क्या आप देखो, वैसे मैंने उदाहरण दिया था, जब हम नौकरी का चयन करते हैं, कोई जॉब सर्च करते हैं, तो क्या सिर्फ केवल और केवल पैसे ही देखते हैं कि सैलरी कितनी मिल रही है। अगर बहुत ज्यादा सैलरी, बहुत सी ऐसी जॉब है जैसे सिर्फ पर काम करते हैं, तो 6-6 महीने तक वहीं रहते हैं वो लोग, आ ही नहीं पाते, घर नहीं आ पाते, बाहर का जीवन नहीं देख पाते, तो हर कोई उस पर नहीं जाना चाहता। बहुत पैसा होता है, उनकी सैलरी ज्यादा होती है। इसी प्रकार जो खानों में काम करते हैं, विदेशों में जो बहुत खदानें हैं या पेट्रोलियम कुएं हैं जहां महीनों तक वो बाहर देख ही नहीं पाते हैं, तो ऐसी जगहों पर पैसा तो मिलता है, सैलरी तो मिलती है, लेकिन अन्य जो सुविधाएं हैं, जैसे काम करने के घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, जो एनवायरमेंट है वो अपनी फैमिली को वहां नहीं रख सकते, है ना। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे एनवायरमेंट है कैसा है, वो सुरक्षित नहीं है, या बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ये सब भी देखना पड़ता है कि काम की परिस्थितियां कैसी हैं, काम के घंटे कितने हैं, सुविधाजनक चीजें हैं कि नहीं, आप अपने परिवार को सुरक्षा और स्वास्थ्य उस जगह पर रख के परिवार के साथ रह सकते हैं कि नहीं। आज आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, अभी वर्क फ्रॉम होम बहुत शुरू हो गया है कि भले हम ज्यादा काम कर लें घर से बैठ के, पर हम घर पे, क्योंकि घर पे हम अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, अपनी अन्य जिम्मेदारियों को भी देख सकते हैं। जैसे एकल परिवार में माता पिता हैं, दोनों जॉब पे बाहर चले गए, तो फिर बच्चों को कौन देखे, मेड के भरोसे। तो ऐसे में अगर ये होम वर्क टू होम है, तो वो आराम से, बच्चा खेल रहा है और वो आराम से अपना काम कर रहे हैं, भले ही काम के घंटे ज्यादा हो, भले उनको ज्यादा वर्क करना पड़े, कम सैलरी मिले। बहुत से लोग हैं जो कम सैलरी में वर्क फ्रॉम होम चूज कर रहे हैं, तो उसके पीछे कारण यही है कि भले ही हम कम सैलरी ले रहे हैं, पर कम से कम अपने बच्चों को समय दे पा रहे हैं, अपने बच्चों की सुरक्षा कर पा रहे हैं, देख रेख कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही केवल हमारी आय ही ये निर्धारित नहीं करती कि ये विकसित है या विकासशील है, अच्छा है या कैसा है। ठीक, तो जो दूसरी तालिका है उसमें किस चीजें दी रखी है, तो राज्य का नाम है वही है जो ऊपर लिखे थे, हरियाणा, केरल, बिहार, इन्हीं की तुलना दी है। दूसरा है शिशु मृत्यु दर 15-16 के आंकड़े हैं प्रति 1000 व्यक्ति पे। साक्षरता दर दी है 2011 के आंकड़े हैं। निवल उपस्थिति अनुपात 13-14। तो यहाँ मैं पहले इनको एक्सप्लेन कर दूं कि ये क्या है। तो राज्य तो हम सब जानते हैं, स्टेट के नाम है। शिशु मृत्यु दर प्रति व्यक्ति 1000 का मतलब होता है कि उस राज्य में 1000 शिशु जो जन्म लेते हैं उसमें कितने मर जाते हैं 1 वर्ष से पहले होने तक। शिशु होता है 0 से 1 वर्ष तक, तो 1 वर्ष का होने से पहले कितने बच्चे जो है उस राज्य में उसमें मर जाते हैं प्रति वर्ष। तो ये वाली बात है, 1000 जन्म लिए, कितने हजारों लाखों बच्चे जन्म लेते हैं, उसमें से कितने अनुपात, 1000 पे ये 36 बच्चे मर रहे हैं, तो लाखों पे कितने बच्चे मरते होंगे, है ना। दूसरा साक्षरता दर, यानी एजुकेशन वहाँ कैसी है, कितना लेवल है, कितने % लोग साक्षर हैं। तो साक्षरता जो देखी जाती है वो 7 वर्ष से ऊपर के बच्चे, 7 वर्ष से ऊपर। ठीक, शिशु मृत्यु दर की हम बात करेंगे तो 0 से 1 वर्ष। ठीक है, दूसरी जो चीज है निवल उपस्थिति अनुपात, तो इसमें हम जाएंगे, ये है जो 14-15 वर्ष के बच्चे हैं, है ना, जो 13-14 वर्ष के बच्चे हैं, उनके आंकड़ा दिया है 14-15 वर्ष के आयु के, 14-15 वर्ष के बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उनकी तुलना है ये, है ना, उनकी तुलना। अब हम समझ सकते हैं कि अभी शिशु मृत्यु दर क्या है, 0 से 1 वर्ष के बच्चे, जो 1000 बच्चे यदि एक दिन में जन्म लेते हैं, देश बहुत बड़ा है या राज्य बहुत बड़ा है, तो उसमें कितने मर जाते हैं। तो 1000 में से अब यहाँ तुलना करेंगे, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हरियाणा में देखो, प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है, यहाँ टॉप पर है, लेकिन यहाँ शिशु मृत्यु दर कितनी है, प्रति 1000 में 36 बच्चे जो है वो काल कलवित हो जाने, यानी वो 1 साल भी नहीं जीवित रह पाते। ठीक, दूसरा
वहीं केरल देखो, केरल की प्रति व्यक्ति आय जो है वो इससे कम है, लेकिन वहाँ केवल 12 बच्चों की मृत्यु होती है 1000 में से। कितने कम लोग है ना, तो कितने बच्चे सेफ होते हैं। 12 3 36 यानी 2-3 गुना बच्चे यहाँ काल के गाल में समा जाते हैं, उसका यहाँ कितने कम है। और बिहार जो है वो प्रति व्यक्ति आय में भी कम है, साथ ही यहाँ शिशु मृत्यु दर भी ज्यादा है। हरियाणा से भी ज्यादा है, केरल से भी ज्यादा। 42 बच्चे यानी 1000 में से 42 बच्चे मर जाते हैं, 1 साल जीवित नहीं रहते हो। ठीक, दूसरा जो पॉइंट आता है, तो आप ये देखो, अब केरल हरियाणा यहाँ तो आगे था पहले प्रति व्यक्ति आय में, पर यहाँ केरल आगे है, ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये तो तब भी नीचे था और अब भी नीचे है। ठीक, तो ये कैसा बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और ये इससे डाउन है। ठीक, तो ये हम देखो, ये नीचे है, ये नीचे है, और ये हरियाणा ऊपर उठ रहा है। यानी प्रति व्यक्ति जो शिशु मृत्यु दर है वो रेट यहाँ बहुत कम है इन दोनों के कंपैरिजन। ठीक, अगला है साक्षरता वर्ष। तो साक्षरता वर्ष कैसे काउंट करते हैं, 7 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको देखा जाता है कि वो लिखने पढ़ने में सक्षम है कि नहीं, साक्षरता दर। तो 2011 के आंकड़े हैं। तो देखो हरियाणा आय में तो बहुत अधिक था, पर यहाँ देखो शिशु मृत्यु दर भी इनकी ज्यादा है केरल से, और साक्षरता दर 82% है। ठीक है, अच्छा है। पर यहाँ देखो आप, केरल में कितनी है, 94% है। 94 यानी इनसे 12% ज्यादा साक्षरता दर है केरल में। भले ही वहां की प्रति व्यक्ति आय कम है, पर वहां शिशु मृत्यु दर कम है, साक्षरता दर ऊपर है ना। और बिहार तो भाई चूंकि आय में भी कम थे, शिशु मृत्यु दर भी ज्यादा है, और ये भी इनकी बहुत ज्यादा कम है, 62% ही है, राष्ट्रीय औसत से भी कम है ना। उसके अलावा निवल उपस्थिति अनुपात। अब हम आते हैं 13-14 साल तक के बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनकी तुलना। तो ये कितने हैं, 61 बच्चे। ठीक है, तुलना उनकी आय में कुल बच्चों के साथ परसेंटेज है 61% बच्चे यहाँ स्कूल जाते हैं 14-15 साल तक की उम्र के। यहाँ 83% जाते हैं, यानी ज्यादा है, और यहाँ 43, यानी ये बहुत कम है। सिर्फ 13-14 साल की उम्र तक आते आते केवल 43% बच्चे ही स्कूल जाते हैं, उनकी उपस्थिति स्कूलों में रहती है, बाकी वो छोड़ देते हैं विद्यालय जो भी कारण हो। और केरल में 83% है, यानी एजुकेशन भी ज्यादा है, और जो बच्चे जा रहे हैं उपस्थिति, निवल उपस्थिति अनुपात वो भी बहुत ज्यादा है। ठीक, 83% जा रहे हैं, और ये 61। तो ये दोनों के आंकड़े इन आंकड़ों से बहुत पीछे हैं। सभी में जो है केरल टॉप है अभी इन सब चीजों में। तो ये क्या हुआ, आय कम है, लेकिन जो बेसिक सुविधाएं हैं, बेसिक नीड्स है, यानी इनको सार्वजनिक सुविधाएं हम कहते हैं, वो केरल में अच्छी हैं। क्यों अच्छी हैं, वहां शिशु मृत्यु दर क्यों ज्यादा अच्छी है, कम है, क्यों शिशु मृत्यु दर कम है, क्योंकि वहां स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, है ना, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं इन दोनों राज्यों से। ठीक है, फिर हमारी रेट ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है एजुकेशन रेट। तो फिर वो क्यों है, क्योंकि वहां स्कूल भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब ये बच्चे भी ज्यादा हैं, क्योंकि बेसिक जरूरतें पूरी हो रही है, तो बच्चों को मजदूरी में या कहीं नहीं जाना पड़ रहा है, स्कूल सहज सुलभ है, अच्छे स्कूल्स हैं, पेरेंट भी एजुकेटेड है, इसलिए वो इनकी उपस्थिति भी ज्यादा है ना। बेहतर वातावरण है ना, वातावरण भी बहुत बेहतर है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से बच्चे जो है उनकी उपस्थिति 14 से 15 साल तक के जो बच्चे जो अन्य राज्यों में साला विहीन हो जाते हैं, छोड़ देते हैं साला, और वो बराबर से जा रहे हैं 83% तक बच्चे जो शुरू हुए थे। तो उसका कारण है अब वातावरण बेहतर है, अच्छा एनवायरनमेंट है एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, और स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छी हैं। तो देखो क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन का बहुत सारा, जैसे हम 10,000 रुपए कमाते हैं, तो आज की रेट में पेरेंट्स जो है वो मान के चलो कितना भी कम करते हो, 30% एजुकेशन पे खर्च करते हैं अपने बच्चों की पे। फिर बीमार दुखी भी होते हैं हम, तो 20-30% उस पर खर्च हो जाता है साल में। ठीक, अगर 1 लाख रुपए आया तो 30,000 पढ़ाई में खर्च हो गया, 30,000 स्वास्थ्य पे खर्च हो गया, भाई परिवार के सभी लोगों को मिला के इतना हो ही जाता है। फिर अगर उनको प्राइवेट में ले जाना पड़ता है तो फिर और भी चीजें उनमें खर्च होता है। तो 1 लाख में से हम 60,000 रुपए तो केवल शिक्षा और स्वास्थ्य कर देंगे, बाकी 40 में हमें सब कुछ करना है, मकान भी अरेंज करना है, भोजन भी खाना है, जाना आना सब कुछ। तो ऐसी चीजों में अगर कहीं ऐसा है कि सरकार यानी सार्वजनिक सुविधाएं बहुत अच्छी उपलब्ध हैं, तो वहां पर कम आय में भी बेहतर जीवन संभव है, क्योंकि सरकारी अस्पताल अगर बहुत अच्छे हैं तो आपका
खर्च हो गई नहीं स्वास्थ्य, 30,000 रुपए आपके साल के वो बचेंगे। और अगर अच्छे स्कूल सरकारी हैं तो प्राइवेट स्कूल में नहीं डालना, तो पूरा पैसा बच गया। 1 लाख रुपए आप किस पर खर्च कर सकते हैं? अपने आवास पर खर्च कर सकते हैं, अपने अच्छे जीवन शैली पर खर्च कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, और भी काम कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कारण होता है। यानी सार्वजनिक जो सेवाएं हैं जो सरकार उपलब्ध कराती है हमें, जिनके बारे में हमें एहसास ही नहीं होता कि शासन से हम क्या पाते हैं, हम जो टैक्स देते हैं उसके बदले में वो हमें बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। तो अच्छे स्कूल्स पे ध्यान देना, बहुत बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा होना बहुत आवश्यक होता है। अच्छे स्कूल्स हों, अच्छे हॉस्पिटल्स हों, जिससे शिशु मृत्यु दर और बाकी औसत मृत्यु दर भी, प्रति 1000 पे जो व्यक्ति मरते हैं वो भी, प्रसूति जो मर जाती हैं स्त्रियां, यानी जो औरतें हैं, मृत्यु दर उनकी जब प्रसूति होती है, यानी बच्चे जब डिलीवरी होती है, तो बहुत सारी औरतें प्रति 1000 पे कितनी मरती हैं, ये तो बहुत कम आंकड़े आपको बताएं। और भी होता है, प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी है राज्य की, है ना, जो महिला मृत्यु दर कितनी है उसमें प्रसूति के समय पर, मातृत्व मृत्यु दर जिसको कहते हैं, ये सारे और भी आंकड़े। फिर स्वच्छ पेयजल है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप खरीद नहीं सकते। अच्छी आय तो है लेकिन आप प्रदूषण वाले, जैसे बड़े बड़े शहर होते हैं ना, उनमें बहुत सारी वायु प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन होता है, क्योंकि वहाँ फैक्ट्रियां हैं। तो काम तो है लेकिन वहाँ आप अपना स्वास्थ्य भी खो रहे हैं धीरे 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 धीरे। वहाँ अगर लगातार रहते हैं बहुत ज्यादा समय तक तो बहुत से लोग टीबी के मरीज हो जाते हैं, कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं, और भी बीमारियां, किसी की आंखों की रोशनी चली जाती है। जैसी जगह पे आप काम कर रहे हैं तो पैसा मिल रहा है लेकिन आपका स्वास्थ्य जा रहा है, जो अमूल्य है ना। आज आप जाओ, किडनी खराब हो गई हमारी, तो जाओ तो करोड़ों में बात होती है, तो डलवा ही नहीं पाते, है ना। और वो भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है, जरूरी नहीं कि वो मिल भी जाए। तो हमारे जो अंग हैं, एक गरीब व्यक्ति के भी जो भगवान ने हमें बहुत मूल्यवान बनाया है, तो हम पैसे कमा रहे हैं लेकिन अपना स्वास्थ्य, जो अमूल्य वस्तुएं हैं, उनको खो रहे हैं, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। अच्छा वातावरण है, आपके अगर अड़ोसी पड़ोसी अच्छे नहीं है, लोग अच्छे नहीं, झगड़ालू हैं, जान का खतरा है, कोई किसी को भी मार दे कभी, ऐसे इस तालिबान में हो रहा है अभी के कुछ भी हो रहा है, तो अगर ऐसे वातावरण में क्या आप जाना पसंद करेंगे? आप अभी तालिबान जाएंगे? आप वहाँ अफगानिस्तान जाएंगे? आपको भले कोई 1 करोड़ पर मंथ दे तो भी नहीं जाएंगे अभी की परिस्थिति में, क्योंकि देखो कितने सारे भारतीय वापस आ रहे हैं, और भी देशों के अमेरिकी वापस जा रहे हैं जो वहाँ रोजगार के लिए रुके हुए थे, क्योंकि इस समय जान, लोग संपत्ति छोड़ के भाग रहे हैं। जैसा पाकिस्तान में भारत और पाकिस्तान के डिवाइडेशन के समय हुआ था, जस्ट वैसे हालात वहाँ हैं। तो ये सारी चीजें भी बहुत आवश्यक हैं। तो विकास का अर्थ केवल आय अधिक होना नहीं है, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बेसिक सार्वजनिक सुविधाएं हैं, वो अच्छी होना भी महत्वपूर्ण है। तभी हम विकसित राज्य की तुलना कर सकते हैं, विकसित कंट्री की, देशों की कोई तुलना कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा, और आप भी कंपेयर कर सकते हैं कभी, है ना। तो ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।